जय हिंद साथियों। साथियों, आज की यह क्लास सीटेट में ईवीएस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में ईवीएस सब्जेक्ट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के फैक्ट को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। इस क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पक्षियों से रिलेटेड फैक्ट हैं जो ईवीएस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं बार बार, उस फैक्ट को हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पक्षियों के घोंसले बनाने की एक अनूठी आदतें होती हैं। ये घोंसले सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। ठीक, पढ़ते हैं हम कि विभिन्न पक्षी अपने अंडों की सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के घोंसले तैयार करते हैं। अलग अलग प्रकार के घोंसले तैयार करते हैं जो उनकी रचनात्मक और अनुकूलन को दर्शाता है। एक एक पक्षी के घोंसले के बारे में हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम कौवे से। कौवा, कौवे का घोंसला सबसे ऊंचा होता है। यह लोहे के तार और टहनियों का उपयोग करता है। यह कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। ठीक, जबकि चील जो है वो उस एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची शाखा पर बनाता है, जबकि कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। ठीक, कलचिड़ी, कलचिड़ी इंडियन रॉबिन, यह पक्षी पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में ऊपर पौधे की नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल और रुई बिछी होती है। इंडियन रॉबिन, यह पक्षी पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। ठीक, ये अपने घोंसले में टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल और रुई का प्रयोग करती है। दर्जिन चिड़िया, जैसा नाम वैसा काम, यह अपनी नुकीली चोंच से दो पत्तों को आपस में सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देती है। ठीक, याद रखेंगे, दर्जिन चिड़िया बार बार पूछा गया है। क्या करती है? घोंसले को आपस में पत्तों के माध्यम से, पत्तों को सीकर घोंसले बनाती है। ठीक, बीबर पक्षी, इसमें सभी नर बीबर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। चॉइस का मामला है यहाँ पे। ठीक, समझेंगे हम। बीबर पक्षी जो है इसके घोंसले नर बीबर बनाते हैं, जो उसमें सबसे अच्छा या मादा बीबर को जो घोंसला पसंद में आता है वह उसमें अंडे देती है। चॉइस का मामला है, याद रखेंगे बीबर पक्षी के मामले में। ठीक, शक्करखोरा, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां और सूखे पत्ते होते हैं। शक्करखोरा यह कहाँ बनाती है? छोटे पेड़ या झाड़ी में लटकता हुआ इसका घोंसला होता है। कैसा होता है इसका घोंसला? लटकता हुआ घोंसला होता है। इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां और सूखे पत्ते होते हैं। फाख्ता पक्षी, ठीक, या कैक्टस नागफनी के कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। ठीक, कौन? कैक्टस के और नागफनी के कांटों के बीच में कौन घोंसला बनाता है? फाख्ता पक्षी। ठीक, कठफोड़वा, नाम तुम सुना ही होगा आप लोगों ने कठफोड़वा का। ठीक, इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है और छीनी जैसी होती है, जिसका उपयोग यह पेड़ के तने में छेद करने और छिपे हुए कीड़ों को निकालने के लिए करता है। ठीक, कौन सा पक्षी? कठफोड़वा पक्षी। अब पक्षियों की दृष्टि और आंखों की स्थिति कैसी होती है उसको हम समझेंगे। पक्षियों की आंखों की बनावट उन्हें शिकारियों से बचने या शिकार खोजने में मदद करती है। ठीक, इनकी आंखें स्थिर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। उल्लू, उल्लू की आंखें इंसान की तरह बिल्कुल सामने की तरफ होती हैं, जिससे उसे दूरी का सटीक अंदाजा मिलता है। उल्लू अपनी गर्दन काफी पीछे तक लगभग 270 से 360 डिग्री तक घुमा सकता है। कौन सा पक्षी? उल्लू। कई बार पूछा गया कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को लगभग 270 से या 360 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक, तो उसमें उल्लू है। और झटके से कौन पक्षी घुमाता है? तो मैना। अभी आगे के फैक्ट में हम देखेंगे। ठीक, चलते हैं हम आगे की क्लास में। मैना ये अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। अभी हम प्रीवियस फैक्ट में उन्हें समझाया इसको कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, मैना, और 360 से 270 डिग्री तक घुमा सकता है। वो कौन सा पक्षी है? उल्लू। कोयल, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कौवे के घोंसले में अंडा देती है।
कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है क्योंकि वो देखने में एक जैसे लगते हैं। अब दृष्टि के बारे में देख समझेंगे कि पक्षियों की दृष्टि कैसी होती है। चील, बाज और गिद्ध जैसे शिकारी पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। कितना गुना? 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो चीजें हमें 2 मीटर से दिखाई देती हैं उन चीजों को ये पक्षी चील, बाज और गिद्ध 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि मगरमच्छ, छिपकली और मछली, डॉल्फिन, इनसे संबंधित भी कुछ फैक्ट आते हैं जलीय जीव से, उसको देखेंगे कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते हैं। छिपकली की भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ठीक, मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा जानवर है, प्रश्न पूछ सकता है कौन सा ऐसा जानवर है या कौन सा ऐसा जीव है जो खतरे की चेतावनी बिजली तरंगों से देता है, तो मछली याद रखेंगे। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है हम लोगों की तरह। ठीक, उनकी अपनी एक भाषा है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। दोबारा एक बार हम इसको देखेंगे कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। किसको? हम लोगों को आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे कान होते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है जैसे हम सब आपस में बात करते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ठीक, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। अगली स्लाइड हम देखेंगे, हाथी के बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी कई बार सीटेट में पूछा गया, हाथी से रिलेटेड फैक्ट। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, इसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। कई बार ये बात पूछी गई है। एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम वजन से ज्यादा पत्ती और झाड़ियां खा लेता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। 2 से 4 घंटे में इसकी नींद पूरी हो जाती है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 से 12 हाथी, हथनी और बाकी बच्चे रहते हैं। नर हाथी, हाँ मतलब हाथी नहीं रहता है, केवल हथनी ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक, अगुआ होती है। इस झुंड में 10 या 12 हाथी, हथनी और उनके बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। अर्थात हाथी केवल 14 से 15 साल तक ही रहता है, उसके बाद हाथी झुंड को छोड़ देता है। झुंड में केवल 10-12 हथनी और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी से रिलेटेड फैक्ट कई बार आए हैं, उनको देखना जरूरी था। कीचड़ में इसलिए खेलता है क्योंकि इसकी त्वचा को ठंडक महसूस होती है या ठंडा रखता है। ठीक, 2-4 घंटे सोता है। एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, याद रखेंगे। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है, ये भी याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं हम। सांप, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोइया तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम एंटी स्नेक नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। याद रखेंगे कि सीरम उसका नाम है। ठीक, एंटी स्नेक सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि क्या है, पूरा निगल जाता है। ठीक, मेढक को कई बार निगलते हुए आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। पूछा जाता है कि कई बार कि कौन सी
नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है, तो क्या है, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, और सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। ठीक, इनके बाहरी कान नहीं होते हैं, ये कंपन से, पृथ्वी के कंपन से शिकार का या अपने ऊपर आने वाले खतरे को पहचानते हैं। ठीक, रेशम का कीड़ा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेशम का कीड़ा फैक्ट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, क्या है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। ठीक, चूहा, चूहे को की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। सूंघ के बता देता भाई साहब, चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारी शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक, मच्छर में कैसे ढूंढते हैं, हमारी शरीर की गर्मी तथा पैर के तलवे की गंध से। ठीक, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। याद रखेंगे कि मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है, बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। ठीक, हमने देख लिया कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। चूहे के देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे और हमारी शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। ठीक, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। झूम खेती बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस में। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। या राख जमीन में खाद का काम करती है। झूम खेती के सारे रिलेटेड सारे फैक्ट हैं। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो मिट्टी को हल्का से जुताई करते हैं, बीज छिड़क देते हैं। ठीक, एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। इनसे पूछा जा सकता है कि जनजातीय कृषि किस खेती को कहते हैं, तो हमें जिस ऑप्शन में झूम खेती है वही ऑप्शन हमें चुनना है। स्थानांतरित खेती कहाँ होती है या झूम खेती कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में होती है। ठीक, इसमें क्या है कि फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे छोड़ देते हैं। फसल बोने के लिए हम तरह तरह के जमीन बार बार प्रयोग नहीं करते हैं, एक ही जमीन बदलते रहते हैं। ठीक, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। सलाद भालू की तरह बिल्कुल दिखता है। किसकी तरह दिखता है, भालू की तरह बिल्कुल दिखता है, लेकिन क्या है, भालू नहीं है, बहुत गंदा प्राणी है। ठीक, सलाद भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटके कर आराम करते हैं, सोते हैं। ठीक, कितने घंटे, 17 घंटे पेड़ पर ही रहते हैं। 40 वर्ष में अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। 40 वर्ष का जीवन काल ये सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमते हैं। औसतन एक पेड़ पर 5 वर्ष रहते हैं। कितने वर्ष रहते हैं, 5 वर्ष। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसकी पत्ती खाकर अपना पेट भरते हैं। शुरू में हमने बताया कि सबसे गंदे प्राणी होते हैं, सोच के लिए सिर्फ एक सप्ताह में एक बार आते हैं। ठीक, पूरे जीवन काल में 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर, आलसी भी होते हैं, 8 पेड़ों पर अपना जीवन बिल्कुल व्यतीत करते हैं। ठीक, पत्तियां खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक, लंगूर, जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठा लंगूर अपनी पास आती हुई मुसीबत
देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और चौकन्ना करता है। ठीक, लंगूर क्या है? लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती हुई मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है। सीधे बिल्कुल ऐसे फैक्ट में लिखा मिलेगा आपको, बस इसको आपको ध्यान रखना है। एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। ठीक, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। बाघ, ठीक, पक्षियां हमसे 4 गुना देखती हैं ज्यादा। कौन कौन से? चील, बाघ, गिद्ध। जबकि बाघ हमसे 6 गुना अधिक देखता है। अर्थात जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देंगी, इसे 12 मीटर की दूरी से दिखाई देंगी। ठीक, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन से शिकार को पहचान लेती हैं। क्या बात! बाघ अपने इलाके में यूरिन करके अपनी गंध छोड़ता है। ठीक, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। ठीक, एरिया डिसाइड करते हैं यूरिन करके। ठीक, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देता है। सीधा फैक्ट पूछेगा कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देता है, तो हमें याद रखना है कि 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। दूसरा कान उत्तर की तरफ है तो दूसरा कान ऊपर की तरफ की आवाज को सुनना है। ठीक, कितना अद्भुत है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को भांप लेता है। ठीक, शिकार की वजह से कौन सी झाड़ी में कंपन है या हवा से कौन सी कंपन है, इसको भी बाघ पहचान लेता है। ठीक, उस हिसाब से हमला करता है। आगे की स्लाइड देखते हैं। मधुमक्खी से रिलेटेड स्लाइड नहीं हो पाई है, जिसको हम बोल के समझा रहे हैं आपको कि मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। किस महीने में? अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। ठीक, अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं, केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं, लेकिन नर मधुमक्खी का श्रमिक के रूप में कोई कार्य नहीं होता। हमें याद रखना है कि छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक, प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते में अधिकांश मधुमक्खी श्रमिक होती है और प्रत्येक मधुमक्खी में एक रानी मधुमक्खी होती है। ठीक, कुछ ही नर होते हैं जिनकी कोई भूमिका श्रमिक के रूप में नहीं होती है। आगे की क्लास में हम टैग वर्ड से रिलेटेड एक निचोड़ वीडियो लाएंगे। सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड का वीडियो आएगा, मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। पेपर से पहले उसको हमें जरूर देख कर जाना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, धन्यवाद।